हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सेल बायोलॉजी के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किया था। आइए आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जितने सेल बायोलॉजी के जितने एनसीईआरटी के प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था, वो भी कॉर्क में माइक्रोस्कोप की सहायता से किया था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोशिका की खोज 1665 में अंग्रेजी जीव विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। किसके सहायता से? तो सीधा सिंपल सा भाषा में लिखेंगे कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क में किया था, माइक्रोस्कोप की सहायता से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो कोशिका जो है हमारे शरीर के क्या है, जीवन और आधारभूत इकाई है। क्या है? आधारभूत इकाई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको कहा जाता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो लिखेंगे कि कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आकार प्रदान करता है, इसलिए यह शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और शरीर के सभी कार्य को क्या करता है? सभी कार्य को नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है, इसीलिए यह शरीर का क्या है? क्रियात्मक इकाई है। तो इसको लिखेंगे कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसीलिए यह शरीर का क्या है? संरचनात्मक इकाई है। और शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं। कौन से स्तर पर होते हैं? कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है कोशिका के अंदर बाहर कैसे जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो कोशिका झिल्ली वर्णात्मक परागमय झिल्ली होती है। कैसा होता है? यानी सेमी परमेबल होता है और जाल की तरह होता है। जाल में जैसे छेदा छेदा रहता है उसी प्रकार इसमें भी रहता है, जो चुने हुए पदार्थ को ही अंदर बाहर आने देते हैं, अर्थात या पदार्थ के गति को क्या करता है? नियंत्रण करता है। जैसे में जाल लगा हुआ था, मछली पकड़ने वाला जाल होता है, उसी प्रकार कोशिका में भी कोशिका के आकार भी जो होता है जाल की तरह होता है, अर्धपरागमय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की गति कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की गति, तो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर उच्च सांद्रता में विद्यमान रहता है, क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जबकि कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है, तो उस समय कोशिका के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। क्या होता है? कम होता है। पदार्थ की गति के नियम के अनुसार पदार्थ उच्च सांद्रता से किधर जाता है? निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। अगर पदार्थ की गति के अनुसार माना जाए तो क्या होता है? उच्च सांद्रता से कहाँ पे जाता है? निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो गैसों के लिए यह गति विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इसी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसीय पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका के अंदर और बाहर आते हैं। चूंकि जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है तो वह बाहर आ जाती है, और जब ऑक्सीजन की सांद्रता बाहर बह जाती है तो कोशिका के अंदर क्या होता है? चला जाता है। अब देखते हैं कि जल की गति कैसे होता है। जल भी ठीक उसी नियम का पालन करता है जो गैस करते हैं। जो गैस करता है वही पालन जल भी करता है। कोशिकाओं में जल की गति प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। कौन सा प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है, क्या होता है? अधिक होता है, तो कोशिका के बाहर की सांद्रता कम होती है। क्या होगा? कम होगा। तब पदार्थ की गति के नियम के अनुसार जल जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है? गति करता है। ठीक उसी प्रकार बाहर अंदर की ओर गति करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थ को ही अंदर अथवा बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थ की गति को क्या करता है? रोकता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं।
जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकता है, आर पार करता है। किस कौन सा, अच्छा पूछे क्वेश्चन कि कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रक्रिया द्वारा आर पार करता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा। कौन से प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप दो ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना अनुवांशिकी पदार्थ होता है। तो पहला है जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिका में प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो यह क्या होगा? तो कोशिका जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जीवन की सभी मूलभूत कार्य कोशिका से ही क्या होता है? संपादित होता है। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका के जीवन के लिए कार्य करने की क्षमता क्या हो जाता है? समाप्त हो जाएगी। और यह जीवन के लिए क्या होगा? उपयोगी और अनुरक्षण का कार्य जैसे में पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? श्वसन नहीं कर पाएगा, पोषण नहीं कर पाएगा, फिर उत्सर्जन नहीं कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती शैली इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा क्या करता है? भोजन को पचाता है। और सबसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है कि ये अपन कोशिका जो है खुद नष्ट करता है। क्या करता है? ये अपना कोशिका जो है खुद ब खुद नष्ट करता है। इसको अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं, माने सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुसाइडल बैग कहते हैं। इसको अपना भाषा में भी लिख सकते हैं कि अपना कोशिका जो होता है खुद व स्वयं नष्ट करता है। जितने क्वेश्चन हैं सबको अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो इसमें लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करो। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या करना है? अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो पहला है पादप कोशिका। पादप कोशिका क्या होता है? तो इसमें कोशिका भित्ति होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है। फिर इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें हरित लवक उपस्थित होता है। क्या होता है? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। किसमें? पादप कोशिका में। फिर इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। पादप कोशिका में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ये प्राय बड़े आकार की होता है। कैसा होता है? बड़े आकार का होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका क्या है? तो जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा? कोशिका झिल्ली होता है। फिर इसके बाद क्या है? इसमें हरित लवक भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। हरित लवक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो ये भी हरा हरा दिखाई देता। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है? इसमें नहीं होता है। यह प्राय कैसा होता है? तो छोटे आकार का होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार की भिन्न होती है? फिर इसमें अंतर बताना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थिति होता है। इसका कोशिका कैसा होता है? इसका केंद्रक कैसा होता है? तो इसका केंद्रक जो होता है अविकसित होता है, पुराना होता है। क्रोमोजोम इसमें क्या होता है? एक क्रोमोजोम होता है। इसमें कई अन्य अंगक नहीं होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारा ऑर्गनलेस नहीं होता है। जंतु में यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारा होता है। इसमें देखिए चौथा में लिखेंगे कि इसमें केंद्रक क्या होता है? केंद्रक अविकसित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में है यूकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक तो हो गया, अब यूकैरियोटिक। तो इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होता है? उपस्थित रहता है। केंद्रक झिल्ली क्या रहेगा? उपस्थित रहता है। क्रोमोजोम 1 से अधिक होता है। क्रोमोजोम क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है। पादप में क्या होता है? पादप में 1 ही होता है। फिर इसके बाद इसमें लगभग सभी अंग उपस्थित रहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, सारे हर एक चीज़ क्या होता है? इसमें प्लास्टिड नहीं होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन सारी चीज़ इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक पूरी तरीक़ा से विकसित होता है। इसी केंद्रक में होता है DNA, RNA और क्रोमोजोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा?
तो यदि कोशिका झिल्ली फट जाए या प्लाज्मा झिल्ली टूट जाए तो कोशिका के अंदर का आंतरिक रासायनिक संगठक नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितना आंतरिक रासायनिक संगठक जो होता है उसमें वो सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, और यह अपना आधारभूत कार्य क्या करेगा? संपन्न नहीं कर पाएगा। ऐसी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती है, जिससे लाइसोसोम जैसे अंगक पचा जाते हैं। क्या जाता है? पच जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? तो पहला है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतर्द्रव्यीय जालिका में संश्लेषित पदार्थ को गोल्जी उपकरण के द्वारा ही संचयन, रूपांतरण, पैकेजिंग और एक जगह से दूसरे जगह विभिन्न गंतव्यों तक कोशिका के अंदर और बाहर भेजने का कार्य करता है। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी क्या किया जाता है? बनाया जाता है। गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किसको बनाया जाता है? लाइसोसोम को बनाया जाता है। कोशिका निर्माण प्रक्रिया में गोल्जी उपकरण भी होता है। यदि गोल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य संचयन, रूपांतरण, पैकेजिंग और विभिन्न पदार्थों का एक जगह से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण संभव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं। इसमें भोजन जो है एटीपी के रूप में जमा रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यह आवश्यक उपयोगी ऊर्जा संचित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और क्या होता है, और ये जो है अपना डीएनए होता है, फिर इसके बाद अपना राइबोसोम होता है। ये अपना प्रोटीन जो होता है स्वयं बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, और जो अपना प्रोटीन क्या करता है? खुद बनाता है, और ऊर्जा को किस में जमा रखता है? तो एटीपी के रूप में जमा रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, जिसके दो भाग हैं। क्या भाग है? दो भाग है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को इसको डिटेल दे दिया है, सीधा लिखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है। कहाँ पे होता है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, अंतर्द्रव्यीय जालिका में। ये दो प्रकार का होता है, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दूसरा है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है? तो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोशिका झिल्ली बनाने वाले प्रोटीन को क्या करता है? संश्लेषण करता है। दूसरा क्या है? तो यह कोशिका झिल्ली को बनाने वाले वसा तथा लिपिड का क्या करता है? संश्लेषण करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? तो अमीबा जो है अपना भोजन कूटपात के द्वारा करता है, सूडोपोडिया के द्वारा करता है। अमीबा अपना भोजन इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। चूंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, प्राणीसम जीव है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता है। इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस तथा फैगोसाइटोसिस कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रासरण क्या है? प्रासरण क्या है? तो प्रासरण है जल के अणु की गति जब वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली के द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। जब जल के अणु की गति वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली के द्वारा हो तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं।